हाँ जी, हम किस पे बात कर रहे थे? सरफेस टेंशन पे बात कर रहे थे। सरफेस टेंशन इज बेसिकली ए मॉलिक्यूलर फिनोमेना। द आंसर बी इज करेक्ट कि ये एक मॉलिक्यूलर फिनोमेना है। इसको हमने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे हमने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये क्या होता है कि हमारे पास एक लिक्विड कंटेनर होता है, ठीक है। जहां मैं सरफेस टेंशन की बात कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स सरफेस से डील करेगा। ये मेरे पास है एक कंटेनर और यहां बैठे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरह से इसके सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स है। मान लो ये पानी से ही भरा है, तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो हैं इनकी टेंडेंसी क्या होती है? इनकी टेंडेंसी होती है किस तरह से कि ये रिजल्टेंट यहां पे बैठ के रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं। ये यहां से भी रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, यहां से भी रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। ऐसे जो सरफेस पे बैठे हैं मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं? रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि सरफेस टेंशन कैसा फिनोमेना है? एक मॉलिक्यूलर फिनोमेना है जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। और मॉलिक्यूल मान लो कि यहाँ पे बैठा है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक फोर्स लगा सकता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल की रेंज। दैट इज मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। अगर इस रेंज को हम रेडियस के इक्वल मान लें, अगर हम इस मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस के इक्वल मान लें और एक स्फीयर ड्रॉ कर दें, कि देखिए जैसे कि मैंने आपके सामने एक स्फीयर ड्रॉ किया है, इस स्फीयर का नाम होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस स्फीयर का नाम क्या लिखा हमने? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। इस स्फीयर को हमने कहा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के इक्वल, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमने जो बात करी वो सबसे पहले यही बात करी कि सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और अगर हम उसकी मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस के बराबर लें और एक स्फीयर ड्रॉ करें तो स्फीयर का नाम होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दिस इज some basic thing about the surface tension that we have studied earlier, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए देखिए सरफेस टेंशन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट देखिए, सरफेस टेंशन मेनली अराइजेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कोहेसिव मोलिकुलर फोर्सेस, एडिसिव मोलिकुलर फोर्सेस। हमारे पास बातें आ रही है यहाँ पे कि सरफेस टेंशन बेसिकली किसके कारण होता है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्सेस के कारण, कोहेसिव, एडिसिव, किस तरह की फोर्सेस होती है? पहली बात है कि सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की यहां पे बात नहीं होती, नंबर एक। इलेक्ट्रिक फोर्स की तो बिल्कुल भी नहीं होती कि कोई भी लिक्विड के अंदर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसे चार्जेस की बात तो बिल्कुल भी नहीं होती। अब रही बात इनमें से कि कोहेसिव है कि एडिसिव है। एडिसिव के लिए मैंने कहा था आपको याद रखने के लिए, एडिसिव के लिए आप याद रखो फेविकोल। फेविकोल क्या करता है? फेविकोल दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड बना लेता है। मतलब एडिसिव फोर्सेस का क्या मतलब है? दीज आर द फोर्सेस अमंगस द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेंसेस, ठीक है। दीज आर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। ये फोर्स हैं आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन ये कोहेसिव जो फोर्स होती हैं, दिस इज नथिंग बट फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम
ये देखिए, तो इस तरह की मेरी ख्याल से जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक कोहेसिव फोर्सेस वहां पे क्या करनी चाहिए, वर्क करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी फोर्सेस है जो किसी एक गिवन सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स के लिए वर्क करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करती हैं। और सरफेस टेंशन एक गिवन लिक्विड के लिए काम करता है, तो सरफेस टेंशन किस तरह के नेचर का होगा, दैट नेचर शुड बी कोहेसिव। वो कैसा नेचर होना चाहिए, कोहेसिव नेचर होना चाहिए, ठीक है, कोहेसिव नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमारी यहां से क्लियर हुई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखो बच्चों, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, when there is no external force, when there is no external force, the shape of a small liquid drop is determined by density of liquid, viscosity of air, surface tension and elasticity of liquid. When there is no external force, the shape of a small liquid drop is determined by, कैसी होगी भाई, स्फेरिकल होगी कि वो फ्लैट हो जाएगी, वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा कि सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, क्या आप में से कोई आंसर कर सकता है? मैं तो तेरी पढ़ाई की टेंशन में नहीं है, तुम क्या आप में से कोई आंसर कर सकता है? हाँ जी, किसी का आया आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, सी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई बच्चों, कि जब आप कह रहे हो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पे नहीं है, तो लिक्विड ड्रॉप का जो शेप है उसको डिटरमाइन करता है कौन, सरफेस टेंशन। आपको मैं बता दूं कि सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी के कारण ही लिक्विड का जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल इन शेप होगा, ठीक है। जो लिक्विड ड्रॉप होगा वो स्फेरिकल इन शेप होगा। उसकी स्फेरिकल शेप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज सरफेस टेंशन, दैट इज सरफेस टेंशन। ना ही तो उसकी डेंसिटी का वहां पे कोई रोल रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स वहां पे है नहीं, ठीक है। ना ही वहां पे विस्कोसिटी या आप कह सकते हैं लिक्विड फ्रिक्शन का कोई रोल होगा, और ना ही वहां पे इलास्टिसिटी का होगा। वहां पे केवल वर्क करेगा कौन, सरफेस टेंशन, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। देखो जी, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास आई है, देखो किस तरह से इसके स्टेटमेंट के साथ कैसे डील करेंगे हम। इसमें कहा गया है कि ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड आर यूजुअली more spherical in shape than large drops of same liquid। हाँ ये बात तो सही है भाई, छोटी छोटी जो पानी की बूंदें होती है वो ज्यादा अच्छी स्फेरिकल होती है, ठीक है। अगर आप एक हैवी कोई भी लिक्विड ड्रॉप ले लो उससे, ये क्यों होता है ऐसा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, कि आपने ये स्मॉल ड्रॉप्स होती है यहाँ पे सरफेस टेंशन कैसे होती है, इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Force of surface tension predominates the force of gravity। Force of surface tension predominates the force of gravity, क्या ऐसा हो सकता है? और force of gravity predominates, force of gravity predominates the force of surface tension, या force of gravity and force of surface tension act in the same direction and are equal। कौन सी बात होनी चाहिए भाई, देखो देखो भाई, इनमें से कौन सी बात सही होनी चाहिए? इनमें से कौन सी बात सही होनी चाहिए, आप देखो।
कि आपकी जो पानी की बूंदें हैं वो क्या होनी चाहिए। देखो आपके पास कोई भी, अगर हम लिक्विड ड्रॉप की मैं बात करता हूं ना बच्चों, अगर मान लो मैंने लिक्विड ड्रॉप की बात करी है, ठीक है, पानी की बूंद की बात करता हूँ और उसकी शेप की बात करता हूँ, तो उसकी शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल दो फोर्सेस होती हैं। एक तो होती है बच्चों सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जिसके कारण उसका शेप कैसा बनता है, स्फेरिकल शेप बनता है। और एक होती है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं भाई किसके इक्वल, जीएफ के इक्वल, और इसको लिख देते हैं सरफेस टेंशन एस टी के इक्वल, है ना। तो अब आप क्या कहते हो कि व्हेन द साइज ऑफ ड्रॉप इज स्मॉल, अगर आपके पास जो ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, उसका साइज अगर स्मॉल है, व्हेन साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज स्मॉल, अगर साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉप स्मॉल है तो इसका मतलब है क्या कि सरफेस टेंशन जो होगा वो किससे बड़ा रहेगा, जीएफ से बड़ा रहेगा भाई, ठीक है ना। सरफेस टेंशन एस टी विल बी ग्रेटर देन जीएफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी कि नेट फोर्स जो होगा वो सरफेस टेंशन के कारण होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई और सरफेस एरिया भी मिनिमम होगा, ठीक है। यानी कि इस सिचुएशन में जब सरफेस टेंशन बड़ी है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगी आपको इस सिचुएशन में, और सरफेस एरिया भी आपको मिनिमम मिलेगा, सरफेस एरिया भी आपका मिनिमम रहेगा, ठीक है ना। सरफेस एरिया भी आपका मिनिमम होगा, और ड्रॉप जो रहेगा वो कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा, ड्रॉप जो रहेगा वो स्फेरिकल रहेगा, ठीक है। और जब when size of liquid drop is large, अगर साइज बड़ा है तो मास भी तो ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे हैवी हो जाएगा, सरफेस टेंशन पे हैवी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स किसके कारण होगा, जीएफ के कारण होगा नेट फोर्स। यानी कि इस केस में आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम नहीं होगी, ठीक है। यानी कि यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आएगा, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेंगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेंगी तो ड्रॉप विल बी नो मोर स्फेरिकल, नो मोर स्फेरिकल। अब इन बातों से पढ़ के आप आंसर कर दो मेरे क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया है, ठीक है। उस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या आंसर रहना चाहिए उसका, इसमें से आंसर कौन सा आना चाहिए। मैंने आपको बात बता दी, तो आंसर कौन सा बनना चाहिए, ऑप्शन बी। अच्छा, और बताओ बेटा, कमलप्रीत ने भेजा है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कमलप्रीत ने कहा है कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाँ जी, और बाकी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बोलो बच्चों कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए, बी शायद। देखो भाई मैंने ये बातें तो बताई थी ना आपको, देखो बच्चों इन बातों को देख के सोच लो, ठीक है। ऑप्शन सी शायद, रोमिका, जसलीन, बी। देखो भाई बच्चों, इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या कहता है कि फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्रीडोमिनेट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड आर यूजुअली मोर स्फेरिकल इन शेप देन लार्ज ड्रॉप्स ऑफ सेम लिक्विड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जो पानी की बूंदे हैं वो स्फेरिकल शेप में होती है देन लार्ज ड्रॉप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या करता है,
predominates the force of gravity. That's why मैंने यहाँ पे आपको रीजन बताया तो है, दिस इज द मेन रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस ऑप्शन को ध्यान रखेंगे, आपके पास आंसर रहेगा ऑप्शन बी। परवलीन कौर, आपका भी आंसर सही है, जसलीन का भी सही है, रोमिका आप ठीक कर लीजिए अपने आंसर को, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। देखो अब है हमारे पास, with the rise of temperature the surface tension of a liquid। आप सभी बच्चे बता दें मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हमने कल लास्ट जो लेक्चर हमने किया था कवर, उसमें हमने इस पे बात करी थी स्पेशली। वो देखिए क्या थी, बता दीजिए भाई। राइज ऑफ टेम्परेचर सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो बताइए इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? हाँ जी बोलिए। डिक्रीजेस, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट आंसर। इसकी ये बात आप डायरेक्ट ही बच्चों आपको लर्न करनी पड़ेगी ये बात, कि अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है स्पेशली। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ आप उनको एनर्जी क्या मिल जाती है? ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी क्यों मिल जाएगी ज्यादा? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ना। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और सरफेस टेंशन में क्या करते हैं? लिक्विड स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं, मतलब स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। अब उन्हें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करना कम कर देंगे। ठीक है, आप ये बात याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी के टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कैसे होती है? 3/2 kb into T। kb is Boltzmann constant, T is the absolute temperature। This is the thing that we have to keep in mind। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए अब मैं आता हूं सीधा 7th न्यूमेरिकल पे। क्रिटिकल टेम्परेचर का न्यूमेरिकल था ये, 7th पे आता हूं मैं। ठीक है, और 7th न्यूमेरिकल को देखता हूं कि 7th न्यूमेरिकल कैसा है। देखो भाई, if two soap bubbles of different radii are in communication with each other। ये दोनों के दोनों कम्युनिकेशन में है। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा कि एयर फ्लोज फ्रॉम लार्जर बबल इनटू द स्मॉलर वन until the two bubbles are of equal size। एक बात, दूसरी बात the size of bubbles remains the same। तीसरी बात, air flows from the smaller bubble into the larger one and larger bubble grows at the expense of the smaller one। अच्छा, the air flows from the larger bubble into the smaller bubble until the radius of the smaller one becomes equal to that of the larger and the and of larger one equal to that of smaller one। अब इनमें से आपको ऑप्शन बताना है जी। देखो भाई, जहां मैं बात कर रहा हूं वो बात मैं कर रहा हूं सोप बबल की। अगर मैं सोप बबल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे इसके पास होते हैं दो फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मतलब है वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है। सोप बबल जो आप बनाते हो उसके अंदर इनसाइड भी एयर होता है और आउटसाइड भी उसके एयर होता है। ठीक है, और वो मेंटेन रहता है कुछ एक्सेस प्रेशर के कारण, एंड दैट एक्सेस प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई? 4s बाय r, वेयर r इज इसका रेडियस है, इस बबल का रेडियस, और s जो है वो है आपके पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जिसके डायमेंशंस जो होंगे वो फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होंगे। जिसके जो डायमेंशंस रहेंगे वो फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर रहेंगे। ठीक है, अब देखो हमारी बात क्या है। हमारी बात, पहले मैं आपको बता दूं इस बात का, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं थोड़ी सी, कि आपको कहा गया कि आपके पास दो सोप बबल है।
आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। तो स्मॉलर बबल के अंदर जो प्रेशर होगा वो लार्जर से ज्यादा होगा, आपको पता है भाई। आप क्या कहते हो कि जितना वो मेंटेन रखेगा अपने आप को, तो वो मेंटेन किसके कारण रखता है, एक्सेस प्रेशर के कारण। अब इस एक्सेस प्रेशर के कारण, मान लो पी एक्सेस प्रेशर है, इसके कारण उसका रेडियस अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर ना। आपको पता होगा कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि पीवी इज इक्वल टू आर टी। आर तो होता है हमारा गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। और इन कंडीशंस के लिए हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कांस्टेंट डिवाइड बाय प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस बात का मतलब केवल एक नहीं होता, इस बात का मतलब दो होता है कि वॉल्यूम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और प्रेशर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। अगर आप लार्ज स्फीयर की बात कर रहे हो तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कम होगा। भाई मान लो मैंने इस तरह के स्फीयर की बात करी, भाई इससे बड़ा स्फीयर की बात करी, भाई मैं कहाँ बनाऊं, कोई जगह ही नहीं मिली। ये देखो, ये मैंने इससे बड़ा स्फीयर बना दिया, ये देखो बड़ा स्फीयर बना दिया। तो एक्सेस प्रेशर जो है वो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर कम है, एक्सेस प्रेशर यहां पे क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। जबकि जिसका शेप स्मॉल है, जो शो बबल, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर इज मोर, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो लार्जर से ज्यादा होगी, मोर। ठीक है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ना। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब देखो, यानी कि जो एयर है वो फ्लो कहां से करेगी, फ्रॉम स्मॉलर बबल इनटू द लार्जर बबल। ठीक है, एंड लार्जर बबल क्या करेगा फिर, ग्रोज एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर वन। मतलब ये लार्जर जो है वो ग्रो करेगा किसके कारण, स्मॉलर के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर यहाँ पे अगर ज्यादा है तो यहाँ से एयर का फ्लो होगा किसमें, दोनों कम्युनिकेशन में है। तो प्रेशर जहां ज्यादा होगा, भाई प्रेशर ज्यादा हुआ तो इजीली जाएगी कहां से कहां, हवा स्मॉल से हैवियर में जाएगी। जैसे कि हमारे घरों में गैस सिलेंडर वाली वो होते हैं, टंकियां जो होती हैं, उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, तो जैसे ही आप प्रेस करोगे एयर का फ्लो कहां स्टार्ट हो जाएगा, हमारे मीडियम में, या मीडियम वाले उसके अंदर घुसेंगे। आप सोच के देखो, भाई हम मेरे पास ना ये गैस सिलेंडर है, ये गैस सिलेंडर है मेरे पास। ठीक है, ये देखो, ये गैस सिलेंडर है ना, देखिए आप वो, अब डायग्राम बना के बताना पड़ता है। गैस सिलेंडर है और ये हमारा मीडियम है जिसमें एयर पार्टिकल्स हैं, ये देखो, ये सारे के सारे। तो प्रेशर कहाँ ज्यादा है, हमारे एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है या इस सिलेंडर के अंदर ज्यादा है, सिलेंडर के अंदर ज्यादा है। तो अब आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये पार्टिकल इसके अंदर घुसेंगे या इसके पार्टिकल इसके इस मीडियम में घुसेंगे, ऑफ कोर्स सिलेंडर वाले घुसेंगे। तो स्मॉलर बबल जो है उसका प्रेशर ज्यादा है। अब ज्यादा है, दोनों एक दूसरे के टच में, तो स्मॉलर बबल का जो प्रेशर होगा वो लार्जर के पास जाएगा और उसके कारण वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, उसके कारण वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है ना, यानी कि एयर फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर बबल इनटू द लार्जर बबल। ठीक है, एंड लार्जर बबल ग्रोज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्मॉलर वन, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है राइट आंसर। ठीक है, यानी कि अब देखो बच्चों, सभी को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से ये बात। अगर सभी को समझ में आ गई तो प्लीज एक बार बता दो, चैट बॉक्स में जाके प्लीज एक बार बताओ मेरे को, क्योंकि इसके बाद में जो न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं आपको, वो न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया हुआ, बहुत ही बढ़िया, जिसपे आपको थोड़ा सा टाइम भी लगाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको सीखनी भी पड़ेंगी। अभी आज आज ही के लेक्चर में सीखोगे आप, इससे पहले आपको मैंने नहीं बता रखी वो बातें आपको अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में सीखनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है, देखो।
देखिए जी, हमसे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस आर, और ये सारी की सारी मिलती हैं जिनका रेडियस आर के बराबर है, और ये फॉर्म करते हैं एक बड़ी ड्रॉप जिसका रेडियस है कैपिटल आर के बराबर। मतलब एन, आपके पास एन है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है ना, ये सारी की सारी ड्रॉप्स मिलती हैं, कंबाइन होती हैं टू फॉर्म ए लार्ज साइज्ड, ए बिग ड्रॉप लिख दो, बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये बात थी भाई, पहली बात तो मैंने लिख दी यहां पर। अब अज्यूमिंग द होल ऑफ द एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू, ये जो आपस में मिलती हैं इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, goes into the drop, the rise in temperature d theta is, मतलब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ कि आपकी n छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं जिनके रेडियस है स्मॉल आर, वो मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाती है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, अब जब वो सारी की सारी मिलती हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो बड़ी ड्रॉप आपके पास बन के आई है, ये मान लो ये बड़ी ड्रॉप बनी है जिसका रेडियस है कैपिटल आर के बराबर, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है उसको लिखा है डी थीटा। वो डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 अपॉन आर इंटू जे, आर स्मॉल आर इंटू जे, जे जूल्स कांस्टेंट है बच्चों, और 3t, टी इज द टेम्परेचर, ठीक है, और आर इंटू जे, 3t बाई जे, 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर इस ड्रॉप का रेडियस है, और 3t बाई जूल्स कांस्टेंट 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन स्मॉल आर प्लस 1 अपॉन कैपिटल आर। भाई क्या होगा इनमें से, आपको ये निकालना है। देखो भाई, देखो मान लो कि जब आपकी एन ड्रॉप्स जिनका रेडियस आर था वो मिली, ठीक है ना, वो कंबाइन हुई टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप जिसका रेडियस था ऑफ रेडियस कैपिटल आर, रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये एन ड्रॉप्स थी जिनका रेडियस था स्मॉल आर, छोटी छोटी ड्रॉप्स थी, ये आपस में मिली एक बड़ी ड्रॉप बनाने के लिए जिसका रेडियस था कैपिटल आर। ठीक है, तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी देखिए बच्चों, लेट डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन के इक्वली होगी ना भाई एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू रिलीज ऑफ एनर्जी, या एनर्जी रिलीज्ड बोल सकते हैं आप इसको, एनर्जी रिलीज्ड। तो अगर मैं वर्क डन को सरफेस टेंशन के टर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, मान लो सरफेस टेंशन है आपके पास टी, यहाँ पे टी से डिनोट किया गया है सरफेस टेंशन को, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। तो फोर्स क्या हो गया, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। मुझे चाहिए वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसके बराबर होगा, फोर्स की वैल्यू है टी इंटू एल, टी इंटू एल इंटू एस। ये लेंथ के डायमेंशन है, ये भी लेंथ के डायमेंशन है, दो लेंथ के डायमेंशन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनाते हैं, एरिया, यानी कि सरफेस टेंशन को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। ठीक है भाई, मेरी बात बन जाएगी। सरफेस टेंशन दोनों केसेस में सेम है, टी है, और एरिया आपके पास पहले कितना था अब कितना है आप देख लो। पहले आपके पास एन ड्रॉप्स थी, हर एक का रेडियस कितना था, स्मॉल आर। अब स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एन ड्रॉप्स हैं, एक का सरफेस एरिया है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप्स। और माइनस अब लास्ट वाली कौन बनी है, 4 पाई, उसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। दिस इज एनर्जी रिलीज्ड, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी, टी इज द सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया पहले कितना था आपने कंबाइन किया इनको,
और माइनस कर दो इसमें से, दैट शुड बी इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है ना भाई, ये आपका एनर्जी रिलीज्ड होना चाहिए। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया। ठीक है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आपके पास किसके बराबर आएगी, एनर्जी रिलीज के बराबर आएगी। एक बात तो ये आ गई जी बच्चों, ठीक है ना। अब दूसरी बात पे चलते हैं, हीट इक्विवेलेंट निकालते हैं। हीट इक्विवेलेंट क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जूल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि आप कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ डील करते हो ज्यादातर इन सिचुएशंस में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो आप हीट सप्लाई करेंगे डेल्टा क्यू, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट सप्लाइड टू एनी स्पेसिमेन। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जे इंटू डेल्टा क्यू। तो यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय जूल्स कांस्टेंट। देखो बच्चों, दिस इज वर्क डन is directly proportional to heat supplied to the system। जितनी ज्यादा हीट आप सप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा वर्क होगा, ठीक है ना, वर्क होगा उतना ही ज्यादा। तो अब आप यहां से देखिए कि आपके पास डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आती है, डेल्टा क्यू की वैल्यू आती है 1/j इंटू डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू है आपके पास सरफेस टेंशन T इंटू n इंटू 4πr² माइनस 4 कैपिटल R की पावर 2 से, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे कि हमने डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करी है, डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करी है किसी भी सिस्टम को। जब हम डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करते हैं, मान लो हमारे पास ये है एक कंटेनर इस तरह का, ये एक ब्लॉक है यहाँ पे, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को हम डेल्टा क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस ब्लॉक को हम कितना हीट सप्लाई करते हैं, डेल्टा क्यू। तो इस पे जो सप्लाई की गई हीट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चलो उस पर बात करते हैं। देखिए जी, डेल्टा क्यू जो आपने हीट सप्लाई की है, यहाँ पे इसको जिसका मास है, आपने माना है इसका मास स्मॉल m के बराबर, इसको डेल्टा क्यू हीट सप्लाई की है, मान लो इंक्रीज इन टेम्परेचर, मान लो किसके बराबर, डेल्टा थीटा या डी थीटा मान लो इंक्रीज इन टेम्परेचर, बहुत ही स्मॉल इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर में। ठीक है, तो अब देखो आपने जो हीट सप्लाई करी डेल्टा क्यू, दैट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द मास। भी जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि आपने जितना ज्यादा हीट सप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर में क्या आएगा, चेंज आएगा। इफ वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, देन डेल्टा क्यू बिकम्स इक्वल टू s into m into d theta, s into m into d theta, where s is equal to, s का नाम होता है भाई स्पेसिफिक हीट। देखो बच्चों, आपकी फिजिक्स में दो तरह की हीट होगी, एक तो होगी भाई स्पेसिफिक हीट और दूसरी होगी भाई लेटेंट हीट। एक तो बच्चों होगी स्पेसिफिक हीट और एक होगी बेटा लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी हीट की जरूरत होती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। और लेटेंट हीट क्या होता है कि अगर हमें किसी सबस्टेंस की स्टेट चेंज करनी है, स्टेट का मतलब है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ठीक है ना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, इस तरह से अगर हमें स्टेट चेंज करनी है 1 ग्राम सबस्टेंस की, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल बी द लेटेंट हीट। ठीक है ना भाई, वो किसके बराबर होगा आपके पास, वो लेटेंट हीट के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आपको डिफाइन कर दिया, s इंटू एम इंटू डी थीटा के बराबर होगा। अब यहां से आप निकाल लीजिए m, मास निकाल लीजिए, मास कितना होगा आपके पास, जो ड्रॉप फॉर्म हुई है उसका मास कितना होगा। चलो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, देखो किस तरह से। ये देखो जी, हम यहाँ पे डेल्टा क्यू वाली बात को आगे बढ़ाते हैं।
तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस इंटू स्पेसिफिक हीट, इसकी कितनी होती है वैसे 1 वैल्यू होती है लिक्विड ड्रॉप के लिए, तो मैं एस की वैल्यू भी रख ही लेता हूँ। एस इज इक्वल टू 1, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। और डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी होती है भाई 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रखें तो एक तो भाई स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1, मास होता है भाई 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू डेंसिटी और इंटू डी थीटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास बनेगा भाई स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1, 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब, डेंसिटी की वैल्यू 1 और इनटू डी थीटा इज द राइज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक है ना, अब देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो हम कहां पुट कर सकते हैं, हमारे पास जूल्स कांस्टेंट था, वहां हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये जूल्स कांस्टेंट हमने कहां पे निकाला था, डेल्टा क्यू, ये देखो नीचे इक्वेशन बैठी है जहां डेल्टा क्यू हमने निकाल रखा है, तो यहाँ ये वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं फिर हमारे पास क्या आएगा। मैं पूरे को रब कर रहा हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट को रब कर रहा हूँ, ये डेल्टा क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ अभी, यहाँ पे, और दोनों को इक्वेट करने वाला हूँ। ठीक है, देखो भाई मैं पूरे को रब करूंगा, या चलो इरेजर चला लेते हैं थोड़ा, देख लो अब मैं कहा वैल्यू पुट करने वाला हूं। देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारे लिए इसलिए होगा पजल करने वाला क्योंकि हमने इस पे काम पहले नहीं किया हुआ। ठीक है, इसलिए थोड़ा पजल कर सकता है, बाकी पजल करने वाला नहीं है ये कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है ये। ठीक है, अब चलो इस पे थोड़ा काम करते हैं, जैसे जैसे हम काम करेंगे कॉन्फिडेंस बनता जाएगा हमारा। देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी थी, हमने कितनी की, हमने कही 4/3 पाई आर की क्यूब और इनटू राइज ऑफ टेम्परेचर डी थीटा, दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 1/j इंटू टी, टी इज द सरफेस टेंशन, स्मॉल n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R की पावर 2। ठीक है ना, 4 पाई कॉमन है, 4 पाई कॉमन है और इधर भी 4 पाई है। ठीक है, तो अब आपके पास बना d थीटा इज इक्वल टू t अपॉन j, t इज द सरफेस टेंशन अपॉन j, और ये इसकी वैल्यू आई 3, मतलब इसको आप 3 इधर लिख देंगे, नहीं ऊपर आएगा 3, तो ये देखो ऊपर आ गया 3t/j, और r की क्यूब को अंदर ले जाओ तो आपके पास n इंटू स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय r की क्यूब, और माइनस ये क्या बनेगा 1 अपॉन r, माइनस 1 अपॉन r। ठीक है जी, तो ये 3t/j और ये n इंटू स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल R की क्यूब। ठीक है, एक r यहां से कॉमन और उठा के बाहर निकाल लो तो 3t/j इंटू r, और ये बन जाएगा n इंटू स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि एक नीचे वाला r बाहर चला गया 1/1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, ये डी थीटा के इक्वल आया है आपके पास। अब देखो भाई आपने क्या कहा है, आपने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ n पार्टिकल्स, मतलब आपके पास जो छोटी छोटी ड्रॉप्स थी वो n ड्रॉप्स मिलके क्या बना रही है, पूरी बड़ी ड्रॉप बना रही है। ये n ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ऐसी ऐसी n ड्रॉप्स मिलके कितनी ड्रॉप बना रही है, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, तो 4/3 पाई पाई ये कैंसिल हो गया, आपको मिला आर की क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू स्मॉल आर का क्यूब, यानी कि कैपिटल आर का क्यूब किसके बराबर होगा, स्मॉल n इंटू कैपिटल आर क्यूब। तो यहां से डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर की क्यूब आपके पास किसके बराबर है, n इंटू स्मॉल आर की क्यूब, तो यहां से रिजल्ट क्या बनना चाहिए आपका, देखो भाई रिजल्ट कैसे आना चाहिए आपका, क्या रिजल्ट बनना चाहिए, 3t/j ही कर लेते हैं, फिर r की क्यूब भी रखनी है तो हैं। चलो देखो यहां से रिजल्ट बना देते हैं अभी,
तो डी थीटा इज इक्वल टू देखिए यहां से डी थीटा इज इक्वल टू, यहां आर की क्यूब में वैल्यू रखनी है मेरे को, तो डी थीटा इज इक्वल टू 3t बाई जे एन इंटू स्मॉल आर की स्क्वायर डिवाइड बाई आर की क्यूब किसके बराबर है, आर की क्यूब है जी एन इंटू स्मॉल आर की क्यूब माइनस 1 अपॉन आर, है ना। तो ये आपके पास बचा 3t अपॉन जे 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर डी थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ऑप्शन है हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये था भाई आपके पास न्यूमेरिकल जिसको हमने अभी परफॉर्म किया, जिस न्यूमेरिकल पे हमने वर्क किया। क्या आप सभी को समझ में आया? बताओ भाई बच्चों, क्या समझ में आया क्या? कितने बच्चों को समझ में आया? चलो सीरियसली बताओ, कितने बच्चों को समझ में आया ये न्यूमेरिकल? ये न्यूमेरिकल एडवांस में आया हुआ था, आईआईटी एडवांस में आया हुआ था भाई, ठीक है। अच्छा परबलिन क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सहज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुशदीप नहीं हुआ क्लियर ना? थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, हाँ। और बताओ बच्चा, किसका क्लियर नहीं हुआ न्यूमेरिकल? किससे क्लियर नहीं हुआ बताओ प्लीज। ईशान, ईशान क्लियर हुआ? हाँ जी ईशान। अर्शदीप कौर, ईशान, अर्शदीप, इसदीप सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमनप्रीत कौर, मनिंदर सिंह, पाहुल प्रीत, परबलीन कौर, रोमिका, वंशिका, सुप्रीना, सहज, सभी बच्चे बताओ भाई, जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे बताओ। रोमिका सर थोड़ा कंफ्यूजिंग था, हाँ कंफ्यूजिंग तो था बिल्कुल। मनिंदर सिंह, सुप्रीना क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमनप्रीत, हाँ जी सर क्लियर है। मनवीर क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। जसलीन क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। कल हमसे कहता है इफ द वर्क डन इन ब्लोविंग इज सोप बबल ऑफ वॉल्यूम वी इज डब्ल्यू, मतलब आपके पास ना एक सोप बबल है जिसकी वॉल्यूम कितनी है, वी के बराबर है। मान लो ये है वो सोप बबल, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम वी के बराबर है। इसका वॉल्यूम जो है वो हमने मान लिया कितना, वी के बराबर है। और इसकी वॉल्यूम वी मेंटेन करने के लिए हमें वर्क कितना करना पड़ा, डब्ल्यू के बराबर वर्क करना पड़ा। अब ये क्या कहता है कि देन द वर्क डन इन ब्लोविंग ए सोप बबल ऑफ वॉल्यूम 2v। अब हमें एक सोप बबल बनाना है जिसकी वॉल्यूम जो है वो इससे 2 टाइम्स है। ये है वो आपके पास सोप बबल जिसकी वॉल्यूम जो है वो 2 टाइम्स है। अब 2 टाइम्स वाले वॉल्यूम के सोप बबल को बनाने के लिए कितना वर्क होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सीधी सीधी सी बात यही है कि हमें वर्क डन उस सिचुएशन में निकालना है जब वॉल्यूम हमारी हो चुकी है 2v, ठीक है ना, वॉल्यूम हमारी 2v के बराबर हो चुकी है, ठीक है। चलो काम स्टार्ट करते हैं अपना। देखो बच्चों, जहां सरफेस टेन, हाँ जी खुशदीप बोलो बच्चे, अनम्यूट कर रहा हूं मैं कर रहा हूं अनम्यूट आपको। खुशदीप, हाँ जी खुशदीप आप बोल सकते हो बेटा। हाँ जी बच्चे, चलो कोई बात नहीं, वैसे ही हाथ उठ गया होगा, ठीक है।
चलो देखो हमने क्या कहा कि अब हमें 2v उसकी वॉल्यूम करनी है, वॉल्यूम को 2 टाइम्स करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि वर्क डन जो होता है ना वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है ना भाई बच्चों कि ये होता है आपके पास वर्क डन की जब बात करी जाए तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये बनता है सरफेस टेंशन। अब यहां अकेला डिवाइड करने से तो काम नहीं चलेगा, यहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ से लेंथ कट गया, आपको तो वर्क ही चाहिए ना। तो वर्क आपका फोर्स अपॉन लेंथ इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो फोर्स अपॉन लेंथ क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ के डायमेंशंस होते हैं बच्चों सरफेस टेंशन के। तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय ये भी लेंथ का डायमेंशन, ये भी लेंथ का डायमेंशन, दो लेंथ के डायमेंशन बनते हैं तो क्या बनता है? एरिया बनता है बच्चों। दिस इज एरिया। तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो हमने सबसे पहले यही बात करी कि वर्क डन हमारे पास क्या होगा? वर्क डन होगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सरफेस टेंशन हमने ली है यहाँ पे टी के बराबर और एरिया हमने लिया है डेल्टा ए के बराबर। एरिया जो हमने लिया है वो है डेल्टा ए के बराबर। ठीक है, अब देखो हमारी जो इनिशियल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है भाई? एंड इनिशियल वॉल्यूम V इज इक्वल टू है हमारे पास 4/3 पाई आर की क्यूब। और जो फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास वो कितनी है? वॉल्यूम जब डबल हो जाती है तो ऑफ कोर्स 2v दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई यहाँ पे मान लो r डैश की क्यूब मान लिया। ठीक है, तो v की वैल्यू रख दो भाई। तो v की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 4/3 पाई कैपिटल R की क्यूब दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई R डैश की क्यूब, है ना। R डैश नया रेडियस है जब वॉल्यूम आपकी 2 टाइम्स हो चुकी है। तो 4/3 पाई पाई जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। तो आपके पास R डैश जो नया रेडियस आया वो आया 2 की पावर कितनी? 1/3 इंटू कैपिटल R। दिस इज द न्यू रेडियस। यहां तक मेरी ख्याल से बात क्लियर है। ठीक है, सभी बच्चों को ये बात क्लियर होगी। ठीक है, देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या है हमारे पास। देखो बच्चों हमने क्या कहा कि r डैश की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। r डैश इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 इंटू कैपिटल R। तो अब W डैश निकाल लो, वर्क डन निकाल लो। वर्क डन क्या होगा? ये पहला वर्क डन तो हमारे पास W तो आ गया था, W सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो अब W डैश किसके बराबर होगा? सरफेस टेंशन T इनटू कैसा है ये बबल? सोप बबल है ना, सोप बबल में कितने फ्री सरफेस होते हैं? 2 फ्री सरफेस होते हैं। तो पहली बात 2 से मल्टीप्लाई करो और एरिया कितना रहेगा? जिसका रेडियस है r डैश उसका सरफेस एरिया रहेगा 4 पाई r स्क्वायर। r की जगह r डैश का पावर कितना? 2। r डैश का पावर कितना? 2। तो w डैश इज इक्वल टू t इंटू 2 इंटू 4 पाई r डैश की पावर 2। अब r डैश की वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो t इंटू 2 इंटू 4 पाई r डैश का पावर 2 मतलब 2 का पावर 2 करेंगे तो 1/3 पहले से ले बैठा है ये और इंटू r स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल? ये w डैश के बराबर होगा। यानी कि आप यहां से क्या कह सकते हैं? आप यहां से कह सकते हैं कि यहाँ जो वर्क डन आएगा w डैश, इसमें कौन सा फैक्टर एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा फैक्टर कौन सा है? केवल 2 की पावर 2/3 यही फैक्टर एक्स्ट्रा है। बाकी तो सारा का सारा फैक्टर वही है जो यहाँ पे वर्क डन आना चाहिए था, वही तो है। तो यानी कि आपके पास टेंशन है, दो फ्री सरफेस हैं, एक का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। तो आप इसको W के बराबर भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 2/3 और इसको वर्क डन। ठीक है ना भाई, तो 2 की पावर 2 कर लो 4 हो गई, 4 की पावर 1/3 इंटू क्या? W। तो 4 की पावर 1/3 इंटू W कौन सा ऑप्शन है? लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है। तो अब हमने यहां से क्या देखा बच्चा पार्टी कि हमने आपके लिए वर्क डन कुछ इस तरह से निकाला। वर्क डन की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आई। देखिए हमने इनिशियल जो वर्क डन का सरफेस टेंशन इनटू एरिया, इनिशियल वर्क डन जो था वो वॉल्यूम V के लिए था। तो हमने वर्क डन यहां से निकाल लिया सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो सरफेस टेंशन T, एरिया यहाँ पे क्या था? दो फ्री सरफेस थे क्योंकि सोप बबल है ना, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है।
तो दो फ्री सरफेस, सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4/r², तो T इंटू 2 इंटू 4/r², ये था हमारा इनिशियल वर्क डन। इनिशियल वॉल्यूम थी 4/3πr³, फाइनल वॉल्यूम थी इसकी 2 टाइम्स 2v, तो वहां पे रेडियस हो जाता है चेंज, रेडियस जो चेंज हुआ उसको r डैश मान लिया, दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करते ही मेरे पास r डैश की जो वैल्यू आई, मतलब इसका जो रेडियस है ना वो r डैश है, इसका जो रेडियस है वो r है, तो r डैश की वैल्यू आ गई 2 की पावर 1/3 इंटू r, तो नया वर्क डन हमने निकाल लिया r डैश वैल्यू रख के, वो हमारे पास क्या बना, ये फैक्टर एक्स्ट्रा आया, बाकी तो पहले का पहले ही था, ठीक है। तो 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2 होता है 4 पावर 1/3 और इंटू बाकी w, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर, ठीक है, दिस क्वेश्चन। आपने जो क्वेश्चन किया जहां पे आपको वर्क डन निकालना था वॉल्यूम को 2 टाइम्स करने के लिए, तो आपके पास वर्क डन आ गया। तो ये बताओ भाई, ये न्यूमेरिकल कितने बच्चों का क्लियर है? बच्चों फटाफट से बताओ बेटा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना आपको, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, चैट बॉक्स में जाके कितने बच्चों को ये क्लियर है? कमलप्रीत क्लियर है, वंशिका क्लियर है, मनिंदर क्लियर है, बहुत बहुत बहुत, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर क्लियर, पाहुलप्रीत क्लियर है, परबलीन को मैसेज नहीं कर रही भाई, परबलीन है क्या ग्रुप में? अगर परबलीन है तो मैसेज करो भाई। परबलीन है, परबलीन कौर, अच्छा परबलीन तो है, पाहुल, पाहुल कहाँ है? पाहुल भी है, अच्छा 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 अच्छा, मुझे देखने दो भाई, मुझे पता नहीं चलता इन दोनों में से, परबलीन पाहुल में से, ठीक है। सॉरी सर इंटरनेट इश्यू चल रहा है, कोई बात नहीं अमरवीर, कोई बात नहीं, ये न्यूमेरिकल नोट कर लो बस, ठीक है। देखो बच्चों, ये हमारे पास था, इफ द वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ वॉल्यूम v इज w, देन वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ वॉल्यूम 2v, ये हमें निकालना था, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जिस जिस बच्चे ने नोट नहीं किया प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 11, ठीक है। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। सहज क्लियर है? दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। कर लिया सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो होगा ना वो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल होगा, जिसने सरफेस टेंशन को थोड़ा भी ठीक ठाक पढ़ा है उसको वो न्यूमेरिकल बड़ा ही क्लियर होगा उसका वो न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के मैं नाम ले लेता हूँ, वो बच्चे, अब नाम ले लूंगा तो वो ग्रुप छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है, नाम नहीं ले रहा, यहाँ पे बैठा हर बच्चा इस न्यूमेरिकल को देखे, हर बच्चा मीन्स यहाँ पे अमनप्रीत भी है, अमरवीर भी है, अंशु भी है, हरकमलप्रीत सिंह भी है, हरलीन कौर, हरमनदीप कौर, ईशान किशोर, जसलीन, कमलप्रीत, खुशदीप, मनिंदर, मनवीर, नवदीप, पाहुल, परबलीन, रोमिका, वंशिका, ठीक है, सहज, तो ये सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। इन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ के मेरे को ये बताएं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। मैं स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है? ए थ्रेड इज टाइट tied slowly slightly loose a wire frame as shown in figure, अच्छा frame, and the frame is dipped into a soap solution and taken out. The frame is completely covered with the film when the पोर्शनल ए इज पंक्चर्ड, अच्छा ए वाले पोर्शन को पंक्चर करना है ना, विद द पिन, द थ्रेड इज, थ्रेड किस तरह की शेप बनाएगा, बिकम कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स मतलब ऊपर उठेगा उसकी तरफ, इसकी तरफ जाएगा, अच्छा बिकम्स कॉनकेव टुवर्ड्स ए, रिमेन इन द इनिशियल पोजीशन, either A or B depending on the size of A with respect to B। अब बता दो भाई आप लोग मुझे, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। सरफेस टेंशन क्या चाहता है कि मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे, और मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए स्फेरिकल शेप का सहारा लेता होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक थ्रेड है,
तो थ्रेड के केस में क्या रहेगा बताओ भाई, आंसर आ चुका है मेरे पास मुझे लगता है। ऑप्शन ए, कवलप्रीत का आंसर आया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिकम कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ए। अच्छा जी, ऑप्शन बी कमलप्रीत आपका ऑप्शन बी आ गया भाई, ऐसे थोड़ी होता है। एक बताओ फाइनल, सॉरी बाय मिस्टेक। अच्छा ऑप्शन बी, दैट्स गुड। कवलप्रीत का आंसर आ गया। अमनप्रीत भी भेजो, अमरवीर भी आंसर भेजो, ईशान तुम भी आंसर भेजो और सोच के भेजना भाई। अमरवीर ने भेज दिया ऑप्शन बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। हाँ जी, सहज, वंशिका, ठीक है, हरलीन, पाहुल प्रीत, प्रबलीन कौर, प्रबलीन का भी आ गया। ईशान सर आई थिंक बी हो सकता है। वंशिका बिकम्स कॉन्केव टुवर्ड्स ए। अच्छा बी आंसर, दैट्स राइट आंसर। सभी बच्चे भेज रहे हैं बी। मनवीर ने भी बी भेजा है, खुशदीप, अंशु, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब तो ये लीक ही हो गया आंसर, है ना। हरकमलप्रीत सिंह भी बी, यानी कि बिकम कॉन्केव टुवर्ड्स ए, दिस इज द राइट आंसर। देखो आपने क्या बात करी कि थ्रेड इज टाइड स्लाइडली लूज ए वायर फ्रेम एज शोन इन फिगर। मतलब आपने ना एक वायर फ्रेम है आपके पास, वहां आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई और इस फिल्म के ऊपर थ्रेड रखा और आपने आपने यहां से उसको मिड से पंक्चर किया, मिड से पंक्चर किया। तो हमें क्या पता है कि व्हेन द पोर्शन ए इज पंक्चर्ड, जब हमने ए को पंक्चर किया, ठीक है, तो पोर्शन जो बी है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसके लिए, कि वो कम से कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे, ठीक है ना, कम से कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे, कम से कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे, ठीक है ना, ये बात आप समझ गए। तो कम से कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए वो किस तरह की शेप बना लेगा, कॉन्केव टुवर्ड्स ए, कॉन्केव टुवर्ड्स ए। मेरी बात को आप ध्यान से सुन लो, आपने ए को पंक्चर किया है, ए को जैसे ही आपने पंक्चर किया, जो पोर्शन बी था वो कॉन्टैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। किसके लिए, टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। तो थ्रेड किस तरह से जाएगा, उसकी तरफ खींचा चला जाएगा और वो किस तरह की शेप बना लेगा, कॉन्केव शेप बना लेगा। किसकी तरफ, ए की तरफ, ए की तरफ क्या बना लेगा, कॉन्केव शेप बना लेगा, ठीक है ना भाई। तो ये था इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो बच्चों आगे चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, ये देखो भाई, ये है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को बहुत ही ध्यान से पढ़ेगा हर बच्चा, ठीक है। और बताओ भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग, अच्छा कमलप्रीत, अच्छा वेरी गुड, ठीक है बेटा ठीक है। देखो भाई हमने क्या कहा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग ए सर्कुलर फ्लैट प्लेट ऑफ रेडियस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे रखा आपको 75 डायन पर सेंटीमीटर, ठीक है। देखो भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है। कमलप्रीत आंसर ऑप्शन डी, अरे ठीक है, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई बहुत इजी कॉन्सेप्ट दिया है आपको, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। ऑप्शन डी जसलीन, दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड जसलीन, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, और कोई बच्चा है। देखो जी आपको इसका जो रेडियाई दे रखा है, ठीक है, सर्कुलर है आपके पास
सर्कुलर फ्लैट प्लेट है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और टेंशन भी आपको दिया गया है, सरफेस टेंशन आपको दे रखा है 75 डायन पर सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, द फोर्स रिक्वायर्ड, तो टेंशन आपको दे रखा है तो फोर्स क्या होनी चाहिए, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इनटू लेंथ। अब टेंशन कितनी है जी, टेंशन है 75 और लेंथ कितनी है जी 5, तो लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, अगर सर्कुलर हमारे पास हो तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है जी 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 750 पाई, क्या न्यूटन नहीं आएगा, ये डायन आएगा, 750 पाई डायन। ये तो बहुत ही आसान था यार ये तो क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सारे डिफिकल्टी उठाने हैं, कुछ इजी भी तो उठाना है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास था आंसर, हमने निकाल दी, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग इज सर्कुलर फ्लैट प्लेट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और सरफेस टेंशन हमें गिवन था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करके, ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ डील करेंगे, ठीक है जी। देखिए ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि टू स्फेरिकल सोप बबल्स, ये मेरे को ना इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, दो स्फेरिकल सोप बबल, इफ V इज द consequent change in volume of the contained air, and S is the change in total surface area, and T is the surface tension of the soap solution, then P नॉट आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो, आपके पास जो चेंजेस आएंगे 3P0 इंटू वी प्लस 4S इंटू टी दैट इज इक्वल टू 0, S बाई सरफेस एरिया, ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। सरफेस एरिया से डील करता है, टी टेंशन से डील करता है, पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डील करता है, और वी वॉल्यूम से डील करता है भाई, ठीक है ना, ये बात है आपके पास। अब आपने क्या कहा, दो स्फेरिकल सोप बबल हैं वो आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, आपके पास दो स्फेरिकल सोप बबल हैं, मान लो हमने मान लिया एक ये स्फेरिकल है सोप बबल है, और दूसरा हमारे पास इस तरह का है, हम मान लेते हैं एक तो ये हमारा स्फेरिकल सोप बबल है और दूसरा ये स्फेरिकल सोप बबल है, ठीक है। इसका भी रेडियस हम मान लेते हैं, इसका हमने रेडियस मान लिया a, और इसका रेडियस हमने ये b वाला स्फीयर हमने मान लिया, रेडियस हम इनके अलग मान लेते हैं, ठीक है। चलो देखो ये हमने कहा कि इसका जो रेडियस है वो a और b है, ठीक है ना, इसका रेडियस है a और ये इसका रेडियस है b, और ये दोनों के दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, और मिलके एक नई शॉप बबल बनती है, और उसका जो रेडियस है वो हमने मान लिया कितना, c मान लिया भाई, ये लो ये बन गया, और इसके कारण जो रेडियाई बना वो रेडियाई हमने मान लिया c के बराबर, ठीक है जी। इसका जो रेडियाई है वो हमने माना क्या, c। देखो भाई दो सोप बबल आपस में मिले हैं और एक नई वॉल्यूम हमें मिली है, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ लो भाई, टू स्फेरिकल सोप बबल कॉल्स, ये कंबाइन होते हैं, है ना, if V is the consequent change in volume of the contained air, अच्छा V is the change in volume of the contained air, and S is the change in total surface area, and T is the surface tension of the soap solution, then इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि इस पे प्रेशर कितना होना चाहिए, सोप बबल है तो सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, एक्सेस प्रेशर होता है 4 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइड बाय रेडियस ना, यही होता है। तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना है, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर है, टेंशन आपको लेनी है टी, और इसका जो रेडियस है वो है आपके पास ए के बराबर, अच्छा ठीक है। और इसके पास कितना है भाई एक्सेस प्रेशर, तो 4t बाई कितना होगा भाई, बी रेडियस है इसका तो बी लो, और इसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा जी 4t बाई क्या लो सी, ये तो ज्यादा है ना, एक्सेस प्रेशर है ना, तो एक्सेस प्रेशर है, तो आप किस तरह से आप इसको डिनोट करेंगे कि भी पी ए इसके अंदर जो प्रेशर है
और बाहर जो प्रेशर है, बाहर है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनका जो डिफरेंस है ना वो है आपका एक्सेस प्रेशर। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो पी ए प्रेशर इनसाइड ए आपका क्या रहेगा? पी नोट प्लस 4T बाई ए। इसी तरह से प्रेशर इनसाइड बी क्या रहेगा? पी नोट प्लस 4T बाई क्या? बी। और प्रेशर प्रेशर इनसाइड सी, प्रेशर इनसाइड सी क्या रहेगा भाई? पी नोट प्लस 4T बाई सी। ठीक है ना भाई? ये बात हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्या रहेगा? 4/3 पाई आर की क्यूब। सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ ए कितना रहेगा? बोलो। वॉल्यूम ऑफ ए रहेगा 4/3 पाई ए की क्यूब। ए रेडियस है तो ए की क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बी कितना रहेगा बच्चों बताओ? 4/3 पाई और बी का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सी कितना रहेगा बच्चों बताओ? 4/3 पाई सी का क्यूब। तीनों की वॉल्यूम भी मेरे पास आ गई। अब देखो, अब आप क्या कहते हो कि अगर मास आपका कांस्टेंट रहता है, अगर मास आपका कंजर्व्ड है, ठीक है, या आप ये कहते हो कि मास अगर कंजर्व्ड है तो आपके पास पीवी इज इक्वल टू क्या होता है भाई? एनआरटी होता है ना, एनआरटी होता है। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो आप देखो ये इक्वेशन देखो, एक मैं इक्वेशन बताने वाला हूं आपको। अमरवीर का आंसर ही आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। देखो हमने क्या कहा, देखो हमने ये बात कही कि यहां पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो आपके पास पीवी अपॉन आर टी दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एन के इक्वल होगा। तो एन नंबर ऑफ मोल्स इन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन बी दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन सी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन सी। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाई आर, तो गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ ए, प्लस प्रेशर ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाई आर, तो गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू पी सी वी सी डिवाइड बाई आर इंटू टेम्परेचर ऑफ सी। अब आपने प्रोसेस कैसी ले रखी है जी? प्रोसेस आपने ली है आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना? आपने प्रोसेस जो ली है वो आइसोथर्मल प्रोसेस ली है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू TC। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो आपका टेम्परेचर बराबर है, मतलब टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C। तो यहाँ पे दोनों जगह पे RTA, RTB और RTC कैंसिल हो गया, तीनों बराबर ही है ना, तो तीनों को T के बराबर रख लो, कॉमन आ जाएगा, R का भी सभी में कॉमन आ ही रहा है। तो प्रेशर ऑफ A इंटू वॉल्यूम ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B इंटू वॉल्यूम ऑफ B इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ C इंटू वॉल्यूम ऑफ C। ये आपके पास बराबर आ गया। अब प्रेशर A का भी है, वॉल्यूम भी है, ठीक है ना? सॉल्व कर लो जी। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पता सॉल्व हो ही जाए हमसे, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए कितना निकाला था? पी ए कितना है? पी नोट प्लस 4T डिवाइड बाई ए। अच्छा जी। और वॉल्यूम ए कितना है? वॉल्यूम ऑफ ए 4/3 पाई ए का क्यूब। अच्छा जी। प्लस पीबी कितना है? पी नोट प्लस 4T बाई बी और 4/3 पाई बी का क्यूब दैट इज इक्वल टू पीसी की वैल्यू आएगी पी नोट प्लस 4T बाई सी और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई सी की क्यूब, पाई सी की क्यूब। तो ये आपके पास आ गया जी आपका रिजल्ट, जो हमें बनाना है, जिससे आगे हमें सॉल्व करना है जी, है ना? अब तक कुछ बनी नहीं है बात, ठीक है, बनाएंगे, अभी जगह खाली कर रहे हैं थोड़ी। ये देखो भाई, ये हमने थोड़ी जगह खाली कर दी। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा काम करते हैं। देखो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व करके
देखते हैं कि क्या कुछ कोई बन जाए क्या जुगाड़, अगर बन रहा है तो बनाते हैं, है ना। ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर मेरे पास यहाँ पे टेंशन 40, ठीक है जी। सॉल्व करने से ही बात बनेगी जी। सॉल्व करने से पी नोट इंटू 4/3 पाई ए का क्यूब प्लस 4t/a इंटू 4/3 पाई ए का क्यूब प्लस पी नोट इंटू 4/3 पाई बी की क्यूब, है ना। और दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, प्लस प्लस हमारे पास, सॉरी, पी नोट नहीं यार, 4t/b इंटू 4/3 पाई बी की क्यूब, दैट इज इक्वल टू पी नोट इंटू 4/3 पाई, क्या है भाई, सी की क्यूब, अच्छा जी, और प्लस 4t/c इंटू 4/3 पाई बी सी की क्यूब। देखो ये थोड़ा पजल हो जाओगे इसमें, है ना। यहां से पी नोट कॉमन है, पी नोट और जो कॉमन है उसे ले लो बाहर, 4/3 पाई ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और प्लस यहाँ पे 4t कॉमन है, 4t कॉमन है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 4/3 भी कॉमन है, 4t इंटू 4/3 भी कॉमन है, 4/3 और पाई भी कॉमन है, तो ये बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। एंड दैट इज इक्वल टू पी नोट इंटू 4/3 पाई सी की क्यूब प्लस 4t/c और इंटू 4/3 पाई सी की क्यूब। देखो बच्चों, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, मैं कलर चेंज करता हूँ। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कितनी है, सी की क्यूब के बराबर, तो इससे ये पूरे की पूरी टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी, इधर इधर साइड वाली, ठीक है। और इधर साइड में 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से फिर पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। इस 4 से फिर ये 4 भी आपका कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, सी स्क्वायर हो गया, सी भी कैंसिल कर दिया हमने। तो हमारे पास क्या बना भाई, यहां से हमारे पास जो बात बन के आई, वो बात देखो क्या बन के आई कि टी, यानी कि हमारे पास बात जो बनी, वो हमारी बात जो कैसी थी, वो हमारी बात थी किसके बराबर, 4t, देखो ये हमारे पास t बचा बाकी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टी इंटू सी स्क्वायर, यानी कि मेरे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे अब देखो फिर यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी डायमेंशन में आ रहा है क्या, देखो भाई बच्चों, यहाँ के बाद क्या हमने यहां तक कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, देखना भाई बच्चों, अच्छा देखना भाई, एक बार मैच करना सभी बच्चे, बताना मेरे को यहाँ पे मैंने कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक तो नहीं कर दी। सर बीच में गलत हो गया है, अच्छा कहाँ से गलत हो गया बेटा, भेजना एक बार।
मैं करता हूं इसको दोबारा से। देखो ये जो टर्म हमने सॉल्व करी थी ना, इस पूरी की पूरी टर्म को एक बार फिर से सॉल्व करके देख लो भाई बच्चों। बस यही टर्म है जहां पे सॉल्यूशन आपका छुपा हुआ है, ठीक है। ये टर्म है जहां पे आपका सॉल्यूशन है। इस टर्म को आप सॉल्व करोगे, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं इसको दोबारा से इरेज करता हूं पूरे को, और इरेज करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। पूरे को क्लियर कर रहा हूं, पूरे को क्लियर करके सॉल्व करता हूं। मेरे को ये टर्म याद है, ठीक है, और टर्म से मैं सॉल्व कर लूंगा इनको। देखो जी, सर बीच में गलत हो गया है। लास्ट स्टेप शुड बी, सर फर्स्ट स्टेप में ही पी नोट और 40/3 कॉमन कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो भाई, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो था कि कुछ इस तरह से पी ए वी ए प्लस पी बी वी बी दैट इज इक्वल टू पी सी और वी सी, है ना, पी सी वी सी, ये था हमारे पास। और पीए की जो वैल्यू थी ना, पीए की जो वैल्यू थी, वो वैल्यू थी हमारे पास पी नोट प्लस क्या बनी थी, 4t बाय ए के इक्वल, 4t बाय ए के इक्वल पीए की वैल्यू थी। और वॉल्यूम उसकी थी 4/3 पाई, ठीक है, ए की क्यूब थी भाई। प्लस पीबी क्या था आपके पास, पी नोट प्लस 4t/3 मल्टीप्लाइड बाय क्या था, 4/3 पाई बी की क्यूब, है ना। और दैट वाज इक्वल टू किसके इक्वल था, पीसी। पीसी किसके इक्वल था, पी नोट प्लस 4t/a, इसकी जगह पे b करो भाई, b, और 4t/c, ठीक है, और इंटू 4/3 पाई इंटू सी की क्यूब, पाई इंटू सी की क्यूब। अब देखो मैं इसको स्टेप टू स्टेप लेके चलता हूं। स्टेप टू स्टेप जब मैं लेके चलूंगा तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, देखो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जानी चाहिए, टी टी को इकट्ठा कर लो, पी नोट को इकट्ठा कर लो, टी टी वाली टर्म इकट्ठी कर लेना और पी नोट वाली इकट्ठी कर लेना। देखो भाई, तो पी नोट को इससे मल्टीप्लाई कर दो जी, तो पी नोट इंटू 4/3 पाई ए की क्यूब प्लस पी नोट इंटू 4/3 पाई बी की क्यूब, ठीक है। अब देखो यहां से प्लस 4t/a इंटू 4/3 पाई ए की क्यूब, और दूसरा है 4t/b इंटू 4/3 पाई बी की क्यूब, दैट इज इक्वल टू पी नोट से मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई सी की क्यूब से, और प्लस 4t/c इंटू 4/3 पाई सी की क्यूब। बस। अब देखो भाई, अब मैंने क्या कहा कि आप पी नोट वालों को इकट्ठा कर लो और टी टी वालों को इकट्ठा कर लो। तो अगर मैं टी टी वालों को इकट्ठा करूं तो एक तो टी वाला ये है, एक टी वाला ये है, और एक टी वाला ये है, और सी सी वालों को इधर इकट्ठा कर लो। तो आपके पास 4t अगर कॉमन ले लूं मैं, तो फिर मेरे पास क्या बाकी बचेगा भाई, 4t अगर मैंने कॉमन ले लिया, 4t 4t अगर मैंने कॉमन लिया, तो फिर मेरे पास बचेगा जी 4/3, ठीक है, 4/3 पाई, 4/3 पाई ए स्क्वायर प्लस 4/3 पाई बी स्क्वायर, ठीक है ना, 4/3 पाई बी स्क्वायर, और माइनस 4/3 पाई सी स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल बन जाएगा, पी नोट कॉमन ले लो बच्चों। तो पी नोट अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, पी नोट अगर आपने यहां से कॉमन ले लिया, पी नोट इंटू 4/3 पाई सी स्क्वायर, तो यहाँ पे 4/3 पाई आपने कॉमन लिया, ठीक है, 4/3 पाई, तो ये बचेगा आपके पास सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब और माइनस बी की क्यूब, ठीक है ना।
तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा पी नोट इंटू सी क्यूब माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक है, अब देखो जी 4/3 पाई भी यहां से कॉमन है, तो 4t इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू आपके पास पी नोट इंटू क्या बनेगा सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब माइनस आपके पास बी की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो यानी कि यहां से ये आपके पास बन जाएगा सरफेस एरिया, ये आपके पास बन जाएगी वॉल्यूम। तो इसको अगर मैं क्या कर दूं 4 पाई, यहां से 4 पाई से मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूं, 4 पाई से मल्टीप्लाई उधर कर रहा हूं। ठीक है, और 4/3 पाई आर की क्यूब होता है 4/3। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया कि 4/3 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 4/3 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4t और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 4/3 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4/3 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया किसके बराबर 4/3 और t इंटू 4 पाई, t भी था ना, तो यहां से 4/3 t इंटू 4 पाई। ठीक है, 4 पाई इधर कर ही दिया हमने, तो ये आपके पास आया 4/3। ठीक है, टेंशन T, ये आपके पास है सरफेस एरिया S, दैट इज इक्वल टू पी नोट आपके पास है 4/3 पाई आर की क्यूब, दैट इज इक्वल टू इसके बराबर होगा आर किसके बराबर बनेगा, ये बन जाएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब, दिस इज तो माइनस ऑफ पी नोट इंटू दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा जी 4ts इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3p नोट इंटू वी, यानी कि यहां से 4st प्लस 3p नोट इंटू वी दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट पजलिंग था, बाकी कुछ भी पार्ट नहीं था पजलिंग यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पजलिंग था आपके लिए, बाकी ये हमारा आंसर है जो हमने, बस यहाँ पे ये बात याद रखना कि जो हमने कॉन्सेप्ट किया था, जिस कॉन्सेप्ट में हमने वैल्यूज निकाल ली थी, ठीक है, वो वैल्यूज आपको यहाँ पे लास्ट सिचुएशन में मेरे ख्याल से पुट नहीं करनी। ठीक है, आपने यही कहा था तो कि ए और बी को मिला के आपने सी बनाया है। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी था, तो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे एक वैल्यू पुट कर दी थी जो वैल्यू हमारी गलत थी। ठीक है, बस यही बात थी इसमें जो हमें थोड़ा पजल कर रही थी, बाकी और कोई बात नहीं थी जो हमें पजल कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, v1 v2 v3 से डिनोट कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल जिसके साथ हमें डील करना था बच्चा पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कोई न्यूमेरिकल हमारे पास है कि नहीं है। अरे नेक्स्ट भी है हमारे पास तो, वेरी गुड, ये न्यूमेरिकल आप ही करोगे। ठीक है, अरे ये भी है एनर्जी नीडेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग मुझे करके दिखाओगे। 14, a drop of water breaks into two droplets of equal size. In this process, which of the following statement is correct? इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ो सभी बच्चे और मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है, पढ़ो इसको बड़े ध्यान से। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू ड्रॉपलेट्स टुगेदर इज इक्वल टू द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप। ये तो बात मैंने कहीं नहीं सुन रखी। द सम ऑफ masses of two droplets is equal to the original mass of the drop.
The sum of radii of two drops is equal to the radii of original drop. The sum of the surface area of two droplets is equal to the surface area of the original drop. मेरे ख्याल से बड़ा इजी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अमरवीर ने इसका आंसर भेज दिया कि मास वाली बात ठीक बैठती है यहाँ पे, ये वाली बी ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शंस पे मैं ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकता, ठीक है। तो हाँ जी बिल्कुल, हरलीन का भी आंसर आ गया, परबलीन का भी आ गया, अमरवीर का भी आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मासेस, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ठीक है। तो अब आपकी अटेंडेंस में मार्क कर लेता हूँ। एक बात ध्यान रखिए बच्चा पार्टी, आपकी जो अटेंडेंस है मैं आपकी अटेंडेंस लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, आप अटेंडेंस के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। कि कोई बच्चा सोचे कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगेगी सर, मैं आपका रेगुलर स्टूडेंट हूँ और मैं सी सेक्शन का हूँ और मेरी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती बेटा, ठीक है। इम्पॉसिबल है ये बात, आप टेंशन ना लो। जिस दिन आप पे थोड़ी भी बात आए आप सीधा कहना कि जगत सर से बात कर लो आप, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप टेंशन की अटेंडेंस की टेंशन मत लो, मैं आपकी अटेंडेंस फॉरवर्ड कर दूंगा बच्चों, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो इस बात की, ठीक है। आपकी अटेंडेंस रेगुलर लग रही है, जितने भी बच्चे ए और सी सेक्शन के यहाँ पे बैठे हैं, आप जो भी रेगुलर आते हैं बच्चे, आपकी अटेंडेंस 100% श्योर है, होती ही होती है। तो यहाँ पे बच्चा जो बैठा है मैं उनके नाम एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ उनकी। अमनप्रीत कौर, अमरवीर, साही, अंशु, हरकमलप्रीत सिंह, हरलीन कौर, ईशान किशोर, जसलीन, खुशदीप, मनिंदर, मनवीर, नवदीप, पाहुलप्रीत कौर, परबलीन कौर, रोमिका शर्मा, सहज कौर एंड वंशिका। तो ये बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है बेटा। और आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं अपनी समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज आपकी शाम को भी क्लास है, ठीक है। तो उस शाम वाली क्लास में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, आपकी क्लास रहेगी आज 4:15 से लेकर 5 o'clock तक। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, उसमें भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों। अमरवीर, मैं आपके जो डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में लूंगा बेटा, ठीक है। ओके बच्चे, ओके।